नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आरबीएससी की कक्षा 10वीं कक्षा है ना, हाँ क्लास 10 में आपका स्वागत है। लेकिन आरबीएससी की क्लास ये अपन जो ले रहे हैं वो 10 है। वैसे ही ये क्लास जो है अपन जो पढ़ने जा रहे हैं मैटर वो कक्षा 6 का है और कक्षा 6 की ये अंतिम क्लास है। यानी कि इस क्लास के बाद में आपको ये पुस्तक पढ़ने तक का काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस पुस्तक में जो दे रखा है वो नहीं, इस पुस्तक में जो दे रखा है उसको इंटू 2 करना, वो जानकारी आप लोगों के पास इन 10 क्लासेस के माध्यम से आ चुकी है। जो इस पुस्तक में दे रखा है उसको और परिष्कृत और शुद्ध रूप से आप लोगों को दे दिया गया है। जो इसमें त्रुटियां थी उसको सुधार कर आपको दिया गया है। मेरे जितने भाई बहन चाहे राजस्थान से देख रहे हैं, राजस्थान के बाहर भी कई प्रवासी रहते हैं और राजस्थान से बाहर रहने वाले भी देख रहे हैं, कई लोग जो है ये पुस्तकें उन तक उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ये अपनी शुक्र शनि रवि को एक मुहिम सी चल रही है और अपनी वैसे क्लासेस सारी ही मुहिम के रूप में ही है और आप लोगों का प्रेम स्नेह सहयोग अपार मिलता है, इसकी कोई कमी नहीं है। तो ये चीज इसकी चिंता हो गई आज की इस क्लास के बाद पूरी। कल से इस पुस्तक का नंबर है शुक्र शनि रवि, ऐसे ही करते करते अपन जो है इस कड़ी को कंटिन्यू रखेंगे और जो भी आपका आगामी एग्जाम आएगा तब तक ये सारी चीजें अपन करवा लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज की इस क्लास में अपन स्पेशली हस्तकलाएं पढ़ने जाएंगे, जो अपना टॉपिक इसमें रह गया था। तो इसके अंदर लोक कला और संस्कृति के अंदर एक लास्ट टॉपिक अपना हस्तकला वाला बचा है वो। तो जो इसके अंदर दे रखा है, इसके अंदर नहीं दे रखा और हस्तकला के साथ में पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बेहतरीन स्लाइड्स और बेहतरीन तरीके से देने वाला हूं। ठीक है, चलिए एक नजर मारते हैं आज की इन स्लाइड्स पे। ठीक है, ये जैसे कि ये देख रहे हो आप, कावड़ है। हम जब पढ़ते थे, मैं हकीकत बता रहा हूं, जब मैंने कंपटीशन की तैयारी की मुझे इन चित्रों के माध्यम से समझने का कोई अवसर नहीं मिला था कि अब पढ़ना बहुत आसान हो जाता है कि ये कावड़ है, बस देख लिया तो काफी सारी चीजें आसान हो जाती है जब एग्जाम में प्रश्न बनता है। लोक कला मंडल है, ये है। चलिए और भी मैं आपको स्लाइडें बताऊं थोड़ी सी। ये हो गई अपनी, जैसे ये स्लाइड है, फिर मूर्ति कला आ जाएगी तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी देंगे। ब्लू पोट्री, टेराकोटा, फिर लाख का काम, आभूषण, और उसमें भी लाख का काम है। फिर देखो कैसे और अपन इसको क्लास को और कैसे बेहतर बनाए वो सारी, फिर प्रमुख छपाई, कपड़े पर छपाई, ये सारी अपन देखेंगे। और उसके बाद में इस लास्ट में इस पार्ट के जो सवाल दे रखे हैं उनको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। और अब YouTube से जुड़े, देखो टेलीग्राम से जो जुड़े थे उनको सबको पहले जानकारी मिल गई। जो YouTube से जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी, लेकिन वैसे क्षमा मांगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार आपको इन्फॉर्म किया गया था कि हर सूचना, हर जानकारी सबसे पहले टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाती है। और जो रेगुलर विद्यार्थी है वो सभी के सभी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, तभी लगभग 1,53,000 से अधिक विद्यार्थी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां पे अनावश्यक कोई भी बातें नहीं होती, वहां सिर्फ काम की जानकारी दी जाती है। ये जो आप देख पा रहे हो आरबीएससी पर आधारित ही, देखो क्लास से आपका मैटर तो क्लियर हो ही रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में भी ये जो टेस्ट सीरीज आपको नाम मात्र के शुल्क मतलब देते हैं ना, उससे भी कम में है। यानी कि इसकी लागत तो है साथियों 79 रुपए की। ठीक है, 79 लागत है। उसमें भी आप देखो 79 लागत क्यों है वो भी देखना, क्योंकि 6ठी से लगाकर 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन की जितनी किताबें हैं, ठीक है ना, उनमें से एक एक प्रश्न बनाया गया है। एक एक प्रश्न का मतलब यूं नहीं कि एक एक प्रश्न ही है, मतलब एक को एक प्रश्न एक भी पीछे छोड़ा नहीं। इसके अलावा ये यदि आप देख रहे हो तो व्याख्या सहित, यानी व्याख्या के अंदर ये कमेंट आपको बता देंगे, बहुत सारे कमेंट हैं, व्याख्या के साथ में ये चीज दी गई है। तो प्रथम 4 दिन जो है रेगुलर विद्यार्थियों को पहले फायदा मिला है। प्रथम 4 दिन इसकी प्राइस लागत से भी कम में, ताकि रेगुलर विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम जो है आपके हर प्रयास में मतलब जो है हम सपोर्ट करते हैं, हम रेगुलर है, हमें क्या फायदा। तो उन्हें फायदा यह है कि उन्हें इसकी सूचना पहले मिली थी। ये 4 दिन अब इसमें शेष नहीं है, अब इसमें मात्र बचे हैं 2 दिन, 2 क्या 1.5 दिन ही बचा है। तो YouTube से जुड़े और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, पहले यदि आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको बार बार सूचित किया गया है। ठीक है, तो वो है GGD ऐप पर जाकर इस टेस्ट सीरीज को अभी भी 55 प्लस जीएसटी और लगता है सबके साथ में, 79 के साथ भी जीएसटी लगेगा, तो 55 प्लस जीएसटी में अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैधता अब से 13 माह की वैधता है, अब से 13 माह की। अब मान लो कि कोई 4 महीने बाद इसे ज्वाइन करता है तो 13 में से 4 महीने घटा देना, ये चीज रहेगी। और जब हमारी इसकी लगेगा कि हमें इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, तो आपने जीजीडी ऐप में यदि आप है तो देखा होगा, हमने ईयू वाली टेस्ट सीरीज में भी सोल्ड आउट के टैग लगा दिए। सोल्ड आउट होने के बाद में उसे कोई नहीं ले सकता।
हम अधिक का लालच नहीं करते कि एग्जाम पास में आया तो आप अधिक से अधिक निकाल दो, वो नहीं है। गुणवत्ता को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जब इसकी भी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी तो इसको भी सोल्ड आउट का टैग लगा दिया जाएगा, फिर आप इसमें नहीं जुड़ सकते। यदि आपको लगे कि सर की भलाई है हमारी नहीं है, तो बिल्कुल ही मैं नहीं कहूंगा कि आपको इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों को लेना है। ये राजस्थान की हर भर्ती के लिए उपयोगी है, इसीलिए इसको इस तरीके से दिया गया है। और ये कमेंट बताते हैं कि ये उपयोगी कितनी है। अच्छा, किसी को लगे फायदा है तो ये 55 रुपए है ना, आप कहीं नाश्ता करने जाते हो 2 कचौरी खा लोगे, वहां आपके 55 रुपए पूरे हो जाएंगे। और ये 13 माह की पूरी हमें क्या मेंटेन करना पड़ता है, इसको 1 साल तक पूरा मेंटेन करना पड़ता है। तो 13 माह की आपको, यानी कि 1 साल तो मानकर चले आप, पूरा अभ्यास मिल रहा है। और मैंने ये तक कहा है, आपको टीम ने मैसेज कर दिया होगा, ये तक कहा है कि आरबीएससी की पुस्तकें जैसे बदल जाती है, जैसे जिले बदल गए और आरबीएससी की पुस्तकें भी बदल जाती है, जब आरबीएससी की पुस्तकें बदल जाएगी तो आपको भी ये बिना कोई शुल्क लिए अपडेट कर दी जाएगी। जितनी भी इसके अंदर वैलिडिटी बचेगी उस वैलिडिटी के लिए इसको भी अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पुराना ही डेटा दिया जाए। देखो, इससे ज्यादा प्रयास नहीं किया जा सकता। इसे जो अभ्यास वाले जो ये काम है ना, इसे कहा जाता है पटना मॉडल। बिहार यूपी से सबसे ज्यादा बैंक रेलवे में सिलेक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि वो अभ्यास को आधार बनाते हैं। कारण यह है कि इतनी बार आप उस पर अभ्यास कर लेते हो, आखिर में प्रश्न ऑब्जेक्टिव आना है एग्जाम में, तो आपके नजरों के सामने से वो इतनी बार निकला है कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और सारा ही परिचित लगता है। आप किसी गली से बार बार निकलते हो, आपको पता है कि यहाँ पे वो पत्थर है, यहाँ ठोकर लगती है, आप अंधेरे में भी निकलोगे तो आपको ठोकर नहीं लगेगी। यही चीज होती है अभ्यास की ताकत। फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपको लगे कि नहीं ये तो भाई हमारे काम की नहीं है या इसमें हमारा नुकसान है, या तो आप ज्वाइन नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वैसे ही इसे ज्वाइन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। ठीक है, ये सूचना देनी बहुत जरूरी थी कि YouTube पर मैंने कहा था कि मैं 2 दिन बाद दूंगा जब लॉन्च करूंगा, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थी है उन्हें स्पेशली, और रेगुलर विद्यार्थी सारे के सारे टेलीग्राम से जुड़े हैं, तो उन्हें स्पेशली इसका आभास भी होना चाहिए कि हाँ वो रेगुलर है तो उन्हें क्या फायदा हुआ है। ठीक है, तो जो नहीं है उन्हें भी टेलीग्राम से जुड़ जाना चाहिए। हर समय जो भी सूचना होती है वो सबसे पहले दी जाती है। चलिए, ये चीजें हो गई, मार्केटिंग पूरी हो गई। अब चलते हैं अपन कंटेंट की तरफ, क्योंकि वैसे भी कुछ विद्यार्थियों को लग रहा होगा सर ये मार्केटिंग है, ये और भाई है थे मान लियो, ठीक है, मार्केटिंग है चाहे कोई है, ये वैकेंसी की मार्केटिंग है, ये हमारे फायदे की नहीं है, ये मार्केटिंग है वैकेंसी की। क्योंकि इस अभ्यास के बाद में आरबीएससी की पुस्तकों की हेडेक आपकी मिट जाएगी। और मैं कोई क्लासेस का शुल्क ले नहीं रहा हूं, और ये इसलिए भी लेना जरूरी है कि इसके प्रति आप सीरियस रहो। इसके अंदर हमने जो मेहनत की है उस मेहनत के प्रति आप सीरियस रहो कि हाँ ये मेहनत की है, तो कम से कम हमारे 50 रुपए भले लगे, लेकिन लगे हैं तो फिर विद्यार्थी सीरियस रहते हैं। चलिए, अब आपके वही बात है कि मार्केटिंग खूब हो गई, अब चलते हैं अपन क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए, देखो लगातार बोलने से है ना गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी बढ़ जाती है, थोड़ा सा मैं अपना टेम्परेचर उस हिसाब से सेट कर दूं अपना और एसी का दोनों का, फिर अपन जो है निर्बाध रूप से इस क्लास को पूरी करते हैं। मैं देखो हर चीज आपसे शेयर कर देता हूँ कि भैया ये है, क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी रखता नहीं हूँ, ये फॉर्मेलिटी नाम की दीवार बीच में होनी नहीं चाहिए, जो है खुली किताब। सबसे पहला आपके इसमें दे रखा है। अच्छा, ये बीच में क्यों आ गया, ये लाइन इसको हटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहली हस्तकला के अंदर आपके सबसे पहली जो हस्तकला दे रखी है वो दे रखी है काष्ठ कला। क्या दे रखी है? काष्ठ कला। अब देखो सीधा सीधा समझो, आसानी से समझो, काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, काष्ठ महल वगैरह अपन पढ़ते हैं, जैसे झालावाड़ का था, लकड़ी। अब लकड़ी पर जो कलाकारी की जाएगी, अब लकड़ी पे कलाकारी कैसे करेंगे कि लकड़ी के ऊपर चलना वो कलाकारी, वो वाली नहीं है। यहाँ पे लकड़ी पे नक्काशी की जाएगी, कहीं ना कहीं उस पर डिजाइनें बनाई जाएगी, कहीं ना कहीं लकड़ियों से कलात्मक चीजें बनाई जाएगी, तो वो काष्ठ कला होगी। तो लकड़ी पर कलात्मक वस्तु है, ये आरबीएससी के अंदर आपके जो दे रखा है उसमें मैंने सॉर्ट करके आपको जो काम की चीज है वो ले ली। प्रधान केंद्र जो है काष्ठ कला का वो बस्ती है। प्रधान केंद्र काष्ठ कला का कौन सा है? बस्ती। बस्ती कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, अब देखो इस बात को समझना कि काष्ठ यानी लकड़ी, और लकड़ी का ज्यादातर कार्य अपन यदि देखें, व्यवहारिक रूप से सोचो, कार्य अपन देखें तो कौन करते हैं? तो लकड़ी का ज्यादातर कार्य जो करते हैं वो सुथार करते हैं। ठीक है ना, सुथार बढ़ई जो होते हैं। अब सुथार करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको आगे बढ़ाने वाले, जन्म देने वाले कोई ना कोई सुथार ही हुए होंगे। तो
सबसे पहले इनकी शुरुआत जो की है वो प्रभात जी सुतार ने की है। प्रभात जी सुतार काष्ठ कला के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि काष्ठ कला में प्रभात लाने वाले कौन थे, प्रभात जी सुतार थे। ठीक है, लकड़ी के ठप्पे, बेवाण आदि तैयार किए जाते हैं। अब बेवाण क्या होता है, बेवाण और कावड़ अपन पढ़ते हैं। चलिए, ये तो दे रखी है आपके, कावड़ दे रखी है यहां, एक होती है देखो कावड़, ठीक है, और एक होता है बेवाण। है कुछ नहीं, दोनों एक ही चीज है क्या है, भगवान के लकड़ी के बने हुए छोटे मंदिर होते हैं। मतलब इसे यूं समझ सकते हैं, पोर्टेबल मंदिर होते हैं। अब जैसे पत्थर के और बड़े बड़े मंदिर है, कई शिवालय बने हुए हैं, कई कृष्ण भगवान के, कई हनुमान जी के बहुत बड़े बड़े मंदिर, अपन भी दर्शन करने जाते हैं, शीश नवाते हैं और ढेर सारी मन्नतें मांग के आते हैं भगवान को। मतलब अपन पूछते ही ज्यादातर इसलिए कि अपन कुछ ना कुछ मांगने जाएंगे उनके, ठीक है, अपनी इच्छा पूरी हो जाएगी या अपने कुछ मांगना नहीं होगा ना, तो अपन जाएंगे नहीं मंदिर में ज्यादातर। देखना, ये चीज प्रैक्टिकल है, ठीक है। हालांकि 10% लोग ऐसे जो निस्वार्थ भाव से भगवान को पूजते हैं, वो भी है, लेकिन ज्यादातर अपन मानवीय प्रकृति, अपन स्वार्थी है थोड़े सी, तो अपन स्वार्थ बस ज्यादा पूजते हैं। भगवान भी जाना है कि ओ बेटा इन गरज पड़ी हो, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, कावड़ है। इन्हें यूं भी कह सकते हैं, इन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स भी आपने सुना होगा। मिनिएचर यानी कहीं बारीक जो कलाकारी की जाती है, काम किया जाता है, वो मिनिएचर के अंदर आ जाती है। तो ये मिनिएचर टेंपल भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिनिएचर टेंपल। पोर्टेबल हो गए, एक तरीके से ले जा सकते हैं। अब ये क्या है, ये कावड़ है, ठीक है ना। ये जो आप देख पा रहे हो लकड़ी के मंदिर है, देखो यहां लिखा है गणेश जी की कावड़, और इन गणेश जी की प्रसिद्ध कावड़ बनाने वाले जो है मांगीलाल जी मिस्त्री। ये फोटो जो आप देख पा रहे हो, ये मांगीलाल जी मिस्त्री का ही है। अब बताओ, मैंने आपको यहां पे बता दिया कि मांगीलाल जी मिस्त्री है ये, ठीक है। ये आरबीएससी के अंदर आपके नहीं दे रखा है, लेकिन मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। मांगीलाल जी मिस्त्री, अब आपको फोटो तक बता दिया तब तो प्रश्न गलत होने का चांस नहीं है। ये देख रहे हो आप कावड़ है, ये जैसे ये वीर दुर्गादास की कावड़ है, ये यीशु की कावड़ है, देखो ये यहां पे आपके दे रखी है, वीर नारायण जी की कावड़ दे रखी है, ये गणेश जी की कावड़ है। अब इस कावड़ के अंदर जब मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी भगवान की, तब ये कहलाएंगे बेवाण, ठीक है। बिल्कुल आसान भाषा में समझो, ये कावड़ है, इसके अंदर मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी, तब ये कहलाएंगे बेवाण। ये इतना सा अंतर होता है कावड़ और बेवाण के अंदर। ये कहां के प्रसिद्ध है, ये भी बस्सी चित्तौड़गढ़ के बड़े प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये यहां चीज हो गई। इसके अलावा अब लकड़ी के खिलौने जो है और कठपुतली, इनके लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। अब कठपुतली किससे बनती है, वो भी लकड़ी से बनती है, लेकिन एक बार ये प्रश्न बना था कि कठपुतली कौन सी लकड़ी से बनती है। तो कठपुतली के बारे में बने तो ध्यान रखना कि कठपुतली बनती है आड़ू की लकड़ी से। आजकल ये कला कठपुतली वाली बहुत ही लुप्त सी हो गई है भाई। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, या आप मुझे देखने वाले हो वो भी पढ़ते होंगे ना, तब अपने कठपुतली के खेल दिखाने स्कूल में आते थे, क्या आनंद आता था। उसके जैसा आनंद है ना ये मोबाइल के अंदर गेम खेलने में, ये कार्टून देखने में, ये है ही नहीं। और कठपुतली के अंदर सबसे ज्यादा जो है अमर सिंह की कहानियां सुनाई जाती थी, नागौर के अमर सिंह की कहानियां, ये सबसे ज्यादा कठपुतली में मंचन किया जाता है। इस कठपुतली और इन कलाओं को संरक्षण देने के लिए भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर के अंदर की गई 1952 के अंदर। कब की गई, 1952 में देवीलाल सामर द्वारा की गई। ये प्रश्न देखो बिल्कुल सामान्य लगता है कि देखो कितना आसान है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर, ये देखो ये है ना, आपको ये मैंने भारतीय लोक कला मंडल का मेन एंट्रेंस ही दिखा दिया, जिसको बोलते हैं अपन एलिवेशन बोलते हैं ना, कोई भी घर या कोई भी चीज एलिवेशन, बाहर से लुक कैसा है, मैंने आपको पूरा एलिवेशन दिखा दिया। ये अब भारतीय लोक कला मंडल पूछ ले, हमें उदयपुर नहीं कराना आया ना, मैं ब्लॉक कर दूंगा, क्लास देखने कौन दूंगा, क्या अगर बताया बड़ा प्रश्न थे, गलत कराया, ठीक है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, ये प्रश्न ऐसे का ऐसे बना और बनते हैं। अब ये कोई मेरी बढ़ाई नहीं कि मैंने बताया बड़ा, अरे सब जगह मिलेगा ये, लेकिन बढ़ाई ये है कि आपको सही करके आना है, क्योंकि आसान सवाल गलत करने से सीधे किक लगती है, बाहर होते हो। भारी प्रश्न गलत करके आए ना तो कहीं बाहर होने के चांस इतने नहीं है, ठीक है। बाकियों के भी गलत होंगे, आसान प्रश्न बाकियों के सही होंगे, अपने गलत है, अपन सीधे बाहर है, ठीक है। फिर तो वहां से रास्ता नापने में ही फायदा है, वो सम्मानजनक हार मिलेगी, जीत वहां नहीं मिलेगी। देवीलाल सामर द्वारा स्थापित किया गया। इसमें है क्या, परंपरागत कला रूपों और संरक्षण संवर्धन का उद्देश्य से है। अब ये चीज दे नहीं रखी है आरबीएससी के आपके इसके अंदर दे नहीं रखी, लेकिन ये जब कला पढ़ रहे हैं, संरक्षण मिल रहा है, तो ये पढ़नी जरूरी है, तो यहाँ पे ये शामिल करना जरूरी था, ठीक है। जेठाना,
ये जेड़ाना भी लिखा मिलता है। ये डूंगरपुर वाले बताना भाई, मैं देखो वहां गया हुआ नहीं हूँ वागड़ अभी तक। तो ये जेड़ाना नाम भी मिलता है, डूंगरपुर के अंदर है। यहाँ की लकड़ी की मूर्तियां बड़ी प्रसिद्ध है। तो ये जेड़ाना है या जेठाना है, इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करना। तो मैं भी अपनी वन लाइनर के अंदर जो है मैंने जेठाना लिखा हुआ है, तो उसको यदि आप क्लियर कर दोगे तो मैं उसको सुधार कर लूंगा, तो बाकी विद्यार्थियों के भी हित हो जाएगा। ठीक है ना, बता देना ये जेठाना है या जेड़ाना है। यहाँ की मूर्तियां बड़ी प्रसिद्ध है। बीकानेर और शेखावाटी का फर्नीचर बड़ा प्रसिद्ध है। अच्छा, फर्नीचर तो है ना, बाड़मेर का भी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो बाड़मेर में सेकंड हैंड दरवाजे मिलते हैं, और दरवाजे ऐसे उन्होंने कहा आप ये लेकर जाइए और टाके के अंदर डाल दीजिए। मैं क्यों टाका हम क्यों गालो, दिल्ली में गालने ले जाना हुआ तो ले जाओ क्यों, कि नहीं आप टाके के अंदर डाल दो। देखो पानी से कोई भी दरवाजे होते हैं ना वो सीलन फूलते हैं, इन्हें आप 1 महीने तक डाल दो ये फूलेंगे नहीं, इनकी खासियत है। और ऊपर नक्काशी की हुई बहुत शानदार, हमने लाए भी थे और बढ़िया चीज थी वो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ बाड़मेर की भी नक्काशी, लकड़ियों पर नक्काशी बड़ी फेमस है। तो ये आपके इसमें जो दे रखा है वो बीकानेर और शेखावाटी दे रखा है कि ये फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे इस पहली स्लाइड का हंसते खेलते बिल्कुल आराम से अपना पहली स्लाइड का काम तमाम हो चुका है। यानी कि पहली स्लाइड अपन के पूरी याद हो चुकी। क्या पढ़ा क्या अपन, काष्ठकला पढ़ी। काष्ठकला पढ़ी तो क्या पढ़ा, कावड़ पढ़े, बेवान पढ़े, कठपुतलियां पढ़ी, जेठाना की मूर्तियां पढ़ी है, जेठाना या जेठाना जो भी बता देना, मूर्तियां पढ़ी है, बीकानेर शेखावाटी के फर्नीचर पढ़े हैं बस। और क्या है, कठपुतली आलू की लकड़ी से बनी है, प्रभात जी सुतार को पढ़ा है, मांगीलाल जी मिस्त्री को देखा है। और इस तरीके से अपना ये पहली स्लाइड हाथों हाथ याद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, राजस्थान की हस्तकला के अंदर ही आपके दूसरी स्लाइड जिसके अंदर बात आती है मूर्तिकला की। अब मूर्तिकला देखो ऐसा नहीं है मूर्तिकला कोई बाद में शुरू हुई, मूर्तिकला तो मंदिर जो है प्राचीन समय से है। नागर शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली के मंदिर, अब मंदिर है और मूर्तियां अंदर होती है। ठीक है, अब अलग अलग तरह की मूर्तियां भले ही हो, लेकिन मूर्तियां सब जगह आपको मिलती है। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, राजस्थान जो है संगमरमर राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध है, और संगमरमर में भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां का है, मकराना का प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर सबसे ज्यादा मकराना का प्रसिद्ध है। अच्छा, और तो बता नहीं रही, हालांकि आवश्यकता कौन है कि मकराना है गढ़, मकराना कहां है, राजस्थान का सेंटर है, ये नागौर के अंदर है। संगमरमर मंडी जो है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। और मार्बल की मूर्तियों के लिए ये आरबीएससी में ही दे रखा है आपके, ऐसे कैसे ये दोनों फैक्ट, मार्बल की मूर्तियों के लिए जयपुर और थानागाजी अलवर ये प्रसिद्ध है। ये बात हुई आरबीएससी की कि राजस्थान बोर्ड की इस किताब में, छठी की जो अंतिम किताब है इसमें यह दे रखा है। अब बात हुई कि जीजीडी की क्लास ले रहे हैं तो स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि इस किताब में भले नहीं दे रखा, लेकिन प्रश्न बनते हैं मूर्तिकला से संबंधित और भी। क्या बनते हैं कि मूर्तिकला के जो कारीगर है वो सिलावट होते हैं या सिलावट कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, लाल संगमरमर की मूर्तियों के लिए धौलपुर, देखो धौलपुरी पत्थर लाल होता है, और थानागाजी अलवर। अच्छा, ये बताओगे आप कमेंट करके कि थानागाजी अलवर से कौन सी प्रसिद्ध नदी का संबंध है, ये आपका टास्क है। थानागाजी अलवर मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ में याद करवाई थी, है ना, और ये बतानी है आपको। भूरे संगमरमर की मूर्तियों के लिए जोधपुर जाना जाता है, सफेद संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर, देखो जयपुर अभी ऊपर भी नाम आया, पीले संगमरमर के लिए जैसलमेर है, पीले वहां पे तो पीतला पत्थर पाया जाता है जैसलमेर में, है ना, तो पीले संगमरमर के लिए वो है। काले संगमरमर के लिए भैसलाना जो जयपुर वाला वो जाना जाता है, और गुलाबी संगमरमर के लिए बाबरमाल उदयपुर। तो ये साथ में मूर्तिकला पढ़ रहे हैं अपन, तो यहां पे इन चीजों को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां पे ये पत्थर निकलते हैं तो इन पत्थरों से मूर्तियां भी यहां पे बनाई जाती है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, यदि यहां पे अपन प्रैक्टिकली देखते हैं तो आने वाले समय में प्रश्न बन सकता है, पिंडवाड़ा जिसे सिरोही रोड के नाम से जाना जाता है, पिंडवाड़ा के अंदर भी मार्बल की मूर्तियों का बहुत बढ़िया काम चलता है, और यहां की मार्बल की मूर्तियां और यहां के कारीगरों की कलाकारी विदेशों तक जाती है। और मतलब पिंडवाड़ा के अंदर एक गांव है अजारी, गांव का नाम क्या है, अजारी, और यह अजारी और चीज के लिए भी फेमस है, यहां पे प्राचीनतम सरस्वती माता जी का मंदिर है। ठीक है, ये प्रश्न भी आने वाले समय में देखना बनेगा कभी, तब मैं आपको बताऊंगा, ये किताबों में मिलता नहीं है। तो ये हजारी की एक तो मूर्तियां मार्बल की बहुत प्रसिद्ध है, मंदिर वगैरह बनाते हैं ना मार्बल के, वो चीजें, और हजारी का सरस्वती माता जी का मंदिर प्राचीन मंदिर है, मारकुंडेश्वर महादेव और सरस्वती माता जी का मंदिर है, वो बहुत प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग जीके पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज होगी। अच्छा,
कि गुरुजी राजस्थान की मूर्तिकला पढ़ा रहे हो और आपने ये अशोक स्तंभ यहाँ पे क्यों ले रखा है? ये अशोक स्तंभ इसलिए ले रखा है क्योंकि ये जो दहाड़ते हुए शेर वाला जो अशोक स्तंभ आप देखते हो, बहुत विवाद चला था इसके ऊपर कि दहाड़ते हुए क्यों बनाया आपने, तो मूल कलाकृति से छेड़छाड़ की वगैरह वगैरह बहुत सारा। ठीक है, उससे सब वाकिफ थे, नहीं थे तो भी कोई बात नहीं, अभी अपन उस पर ध्यान नहीं देंगे। ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो मूर्ति बनाई है ना, इसके मूर्तिकार है लक्ष्मण जी है, जो हनुमानगढ़ के हैं। तो हनुमानगढ़ के मूर्तिकार लक्ष्मण जी द्वारा ये मूर्ति बनाई है, इसलिए इसको शामिल किया गया। अच्छा, फैक्ट बहुत सारे हैं इसके अंदर, यदि आपको उपयोगी लगते हैं तो आप पढ़ लेना, नोट कर लेना। मैं स्लाइड भी शेयर करूंगा पीडीएफ टेलीग्राम में, वहां से कर लेना। बाकी जो काम की चीज है वो ये है कि राजस्थान के मूर्तिकार इतने प्रसिद्ध है कि संसद भवन में लगने वाले अशोक स्तंभ की यदि डिजाइन बनाई जाती है तो राजस्थान के मूर्तिकार द्वारा बनाई जाती है। कितने गर्व की बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं ब्लू पोट्री। एक एक स्लाइड से आपको सवाल देखने को मिलेंगे जो पिछले एग्जाम्स में बने हैं और आने वाले एग्जाम में बनेंगे। बात हो रही है ब्लू पोट्री की। ठीक है, इससे सवाल बना है और इससे विवादास्पद सवाल रहा है। ठीक है, विवाद क्यों रहा है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले समझे कि है क्या। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन किया जाता है, उसे ब्लू पोट्री कहते हैं। अब चीनी मिट्टी थे दे क्या है, चीनी मिट्टी किन ज्यादातर तो नहीं, कम है जिन्हें ये भी पता नहीं हो शायद कि चीनी मिट्टी किसे कहते हैं। अच्छा, आपने घर पे जो अचार डालते हैं, अब जैसे गर्मी की सीजन है अचार डालते हैं तो चीनी मिट्टी के बर्तन में डाला जाता है। ऊपर देखना पीला कलर होगा, नीचे व्हाइट होगा, वो चीनी मिट्टी के बर्तन। चलो वो भी ध्यान नहीं रहे तो अपन जो चाय पीते हैं ना, तो चाय के जो कप होते हैं वो चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं। चीनी मिट्टी के जो भी चीजें हैं उसके ऊपर नीले रंग से, ठीक है, जो अंकन किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, उसे ब्लू पोट्री कहा जाता है। अच्छा, ब्लू पोट्री अपने राजस्थान की नहीं थी कि यहीं से पैदा हुई और यहीं पे प्रसिद्ध हुई, ऐसा नहीं है। ब्लू पोट्री मूल रूप से पर्सिया की थी, ईरान। ठीक है, अब कई सारी पुस्तकें और कई सारे इतिहासकार ये बताते हैं कि ब्लू पोट्री को मानसिंह प्रथम वो लेकर आया है पर्सिया से, ईरान से, और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो दिलाई वो राम सिंह प्रथम ने दिलाई, कि राम सिंह जी प्रथम ने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। और ये कई इतिहासकार, कई पुस्तकें कहती कि राम सिंह जी के समय ही ये यहां आई है। ठीक है, अब क्योंकि इतिहास की ऑथेंटिक पुस्तकों में भी ये विवाद के विषय रहते हैं, वो भी इस तरीके से बताते हैं। अब अपार कोई राम सिंह जी मिले नहीं, कोई मान सिंह जी मिले नहीं, जिनके हाथों हाथ जान अपा पूछ लो कि बताओ साहब थे लाई ये है नहीं, लिक्विड ही है, जो सोर्सेस है लिखे हुए मिलते हैं उनके आधार पर ही है। ठीक है, लेकिन ये भी बताऊं कि ज्यादातर जो है अब आपत्तियां जो लगी है वो राम सिंह जी के मतलब नाम से लगी कि राम सिंह जी के समय लाई गई। तो प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा और ये जब जब प्रश्न बनेगा ना, विवाद की स्थिति रहेगी, ये मैं आपको अभी कह देता हूं। ठीक है, ये चीज है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कलाकार जो इसके हैं, जिन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत। कई बार प्रश्न बना है कि कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे रहा है, तो ब्लू पोट्री से रहा है। इसके अलावा भी और पोट्रियां भी फेमस है अपने राजस्थान में, जिसमें ब्लैक पोट्री कोटा की, सुनहरी पोट्री बीकानेर की और कागजी पोट्री अलवर की। देखो, जहां जहां कलाकारी के अंदर हस्तकला वगैरह में कागज का नाम आ जाए ना, तो आप अलवर चले जाना, ज्यादातर कागजी पोट्री वगैरह ये यहीं की है, कागजी टेराकोटा वगैरह अलवर की है। और जहां जहां सुनहरा नाम आ जाए तो सुनहरा नाम यहां चले जाना सीधे बीकानेर। ठीक है, कुछ चीजें जो है एक प्रश्न याद करने से 2-3 याद हो जाते हैं, वो चीज है ये। इतनी भागवतवाची क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ ठीक है नहीं, क्लास में पहली बार शूट के अंदर जो एफर्ट दिया जाता है ना, वो दोबारा यदि शूट करनी पड़े वो एफर्ट नहीं रहता है। एक वन टेक में जो काम होता है ना, वो रीटेक में नहीं होता। तो यही चीज है, इसलिए बार बार देखना पड़ता है। कई बार मेहनत इतनी माथे पड़ती है ना, वापस शूट करनी पड़े, मौत आवे बी टाइम। ठीक है, ये कई चीजें जो है आपकी पुस्तक में दे नहीं रखी है आरबीएससी में, लेकिन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, तो आप इसे नोट कर लें अच्छी तरीके से। बात करते हैं अब टेराकोटा की। अच्छा, यदि टेराकोटा शब्द नहीं मिले तो कुछ और शब्द भी आपको मिल सकता है। वो शब्द मिल सकता है क्या? मृण मूर्ति। क्या मिल सकता है? मृण मूर्ति है क्या? मिट्टी की मूर्तियां है क्या? मिट्टी की मूर्तियां लेकिन पकाई हुई। ठीक है, ये जो आप नीचे चित्र देख रहे हो, पहले इसे देख लेना। ये जितनी भी मूर्तियां, अब इसमें कई सारे बर्तन भी होते हैं मिट्टी के, वो भी टेराकोटा के अंदर आएंगे। तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं वो मृण मूर्तियां हैं, यानी कि ये टेराकोटा है। ठीक है, इसे टेराकोटा कहा जाता है।
यदि देखिए क्या है, तो मिट्टी से मूर्तियां व अन्य सामग्री तैयार करके पकाना। अन्य सामग्री का मतलब क्या है, मैंने कहा कि बर्तन भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अन्य सामग्री जो है वो सब तैयार करके बनाते हैं, वो कहलाते हैं अपने टेराकोटा, ठीक है। चलिए, तो टेराकोटा, अब टेराकोटा है तो इसमें जो है ज्यादातर जो कुम्हार काम करते हैं। देखो मिट्टी की चाक पे मिट्टी बर्तन वगैरह बनाना, मूर्तियां बनाना, ये काम कौन करेंगे, कुम्हार करेंगे। अभी वहां पे सुथार अपन ने याद किया, चीजें प्रैक्टिकल है, अपन को सिर्फ सोचने की जरूरत है। यहां पे काम कौन करेंगे, मिट्टी का टेराकोटा का काम कौन करेंगे, कुम्हार करेंगे, ठीक है, कुम्हार करेंगे। अब यहां पे नाम याद रखना है अपन को, सिर्फ करेंगे कौन, मोहन जी कुम्हार। तो मोहनलाल कुम्हार ने प्रसिद्धि दिलाई है टेराकोटा, ठीक है। आसान है चीजें। नाथद्वारा के समीप एक गांव है मोलेला, जहां की टेराकोटा बहुत प्रसिद्ध है, और ये पूछा जाता है बार बार। अलवर और बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है, ये आरबीएससी के फैक्ट है, ऐसे कैसे। और फिर आपको वापस ध्यान रखना है कि कागजी टेराकोटा कहां है, अलवर के अंदर है। सुनहरी टेराकोटा कहां है, बीकानेर के अंदर है। बस ये इसी तरीके से याद रखनी चीजें, और ऐसे ही काम आसान होता चला जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक कीड़ा आता है लेसी पर लखा, जिसकी बताते हैं कि लार से लाख बनाई जाती है, ठीक है। क्या लेसी पर लखा होता है, अब साइंस वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज को। लाख, अब लाख है क्या वैसे, तो चपड़ी होती है एक, कि ये है ना, ये लैंग्वेज आपके आरबीएससी की पुस्तक में दे रखी है। लाख, लाख के चूड़ियां वगैरह बनाते हैं, तो कि चपड़ी होती है, उस चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक मिट्टी आदि मिलाकर गूंथ लेते हैं। भाई आटो गूंथे, जो गूंथ ले इन चपड़ी के अंदर, इसको फिर पिघला के, गर्म होती है तब पिघलती है, चपड़ी को गर्म करनी पड़ती है, तो वो पिघला के इसके अंदर ये भर देते हैं। फिर कांच, मोती और चीड़ आदि लगाकर आभूषण आदि तैयार किए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, देखो ये इस चूड़ी पर कांच लगे हुए हैं, कहीं पे चीड़े लगी हुई है, किसी पे दाड़ियां लगाते हैं, ठीक है। जब मैं छोटा था, मेरे क्या है, ये माता जी वो मदर क्रिएटिव है, वो भी ये कई सारी डिजाइने वगैरह घर पे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी गमलों पे कुछ लगा रहे हैं, चीड़े लगा रहे हैं, दालियां लगा रहे हैं। ये हम छोटे थे ना, तो देखो बच्चे जब होते हैं तो अपने माँ बाप जो भी काम कर रहे हैं उसमें हाथ बटाते हैं। तो मैं खुद भी ये ऐडी डिजाइन मैं खुद बनाता, घर की कई टाइप की चीजें बनाता, मतलब घर के डेकोरेशन के लिए। तो मैं खुद भी ये चीड़ा दाड़िया वगैरह लगाई उड़ा, ठीक, हाथ मजो भी बड़ो हाथ हो। तो ये चीजें जो है मैंने प्रैक्टिकली देखी है, तो इनको पढ़ाने में वो एफर्ट आपको नजर भी आता है, क्योंकि इस चीज से अपन वाकिफ रहे हैं। अब अपन ने खुद ने नहीं देखी तो अपन बताएंगे क्या। तो ये लाख की चीजें हैं। अब ये जो डिजाइन बनती है ना, ये कई किसी पे कुछ लगे हुए नहीं है, लेकिन सीधी डिजाइन है, तो वो अलग अलग रंग की लाख ली जाती है, फिर उसको राउंड राउंड ऐसे करके, और फिर ये जो आप देख पा रहे हो, ये लाख की कलाकृति है। देखो ये लाख है, और इसको गर्म करते हैं, ये हाथों हाथ यहाँ गर्म करते हैं, पकाया भी जाता है साथ में, और इसकी डिजाइन और ये करके, और जब ये गर्म होता है तभी इसके ऊपर चीड़े डालिए या कांच के टुकड़े वगैरह जो भी लगाने हैं वो लगाए जाते हैं। फिर इसको पका दिया जाता है और फिर बिकने आ जाती है। इनकी खासियत ये होती है, क्योंकि ये देखो चपड़ी होती है ना, एक तरह से पकाई हुई, नीचे गिरती टूटने का डर रहता है। लाख की चूड़ियां वगैरह जल्दी टूटती है, ठीक है। ये लाख के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है आपके उदयपुर, और लाख की चूड़ियां जो प्रसिद्ध है वो सबसे ज्यादा जयपुर की और फिर जोधपुर की बड़ी प्रसिद्ध है। ये पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करें आभूषण की। अब आभूषण वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अब आभूषण की बात करने से मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कमर के आभूषण कौन से, हाथ के कौन से, पैर के कौन से, ये वो टॉपिक नहीं है। ये है हस्तकला, यानी हस्तकला में आभूषण किस किस तरीके के, कहां कहां के प्रसिद्ध है वो चीज। जड़ऊ गहने, जड़ऊ गहने यानी कि कोई भी जिसपे कुछ जड़ा जाए, कुछ जड़ा जाए, जैसे कि कुंदन जड़ रहे हैं, नगीने जड़ रहे हैं, नग जड़ रहे हैं, कुछ भी जड़ रहे हैं, तो वो जड़ऊ चीजें हैं। जड़ऊ चीजें जो फेमस है अपने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, यहाँ की जड़ऊ चीजें बहुत फेमस है। और हीरे जवाहरातों का काम वगैरह ये जयपुर में बड़ा होता है। जैसे ये ट्रॉफियां वगैरह बनती है बड़े बड़े मैचों की, तो उसमें भी कई सारी चीजें जड़ी जाती है, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात की चीजें, ये सारे काम जयपुर में ज्यादा होते हैं, ठीक है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में ज्यादा होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी प्रतापगढ़ में की जाती है, और इसे कहा जाता है थेवा कला। क्या कहा जाता है, थेवा कला। अब देखो लकड़ी के काम में अपन ने देखा कि सुथार, मिट्टी के काम में अपन ने देखा कुम्हार, तो सोने के काम में कौन आएंगे, सोनार। तो यहाँ का प्रतापगढ़ का सोनी परिवार जो है इसमें बड़ा प्रसिद्ध रहा। महेश राज जी सोनी, गिरीश जी सोनी वगैरह सब है। नाथू जी सोनी ने इनको शुरू किया इस
इस चीज को, थेवा कला को शुरू करने वाले जो थे ना, वो कौन थे? नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी, तो सोनी परिवार इनसे संबंधित रहा है। पीतल और चांदी के आभूषण भी प्रतापगढ़ के फेमस है। इसके अलावा तहनीशा अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। कोपगिरी, फौलाद के ऊपर जो चीजें जड़ी जाती है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और कुंदन कला, कुंदन यानी कि बारीक नगीने वगैरह वो जो लगाते हैं, वो सारी कुंदन वगैरह लगाते हैं, वो जयपुर के। तहनीशा में क्या होता है, थोड़े छोटे छोटे खड्डे करके उसके अंदर पीतल के तार भरे जाते हैं, तो वो तहनीशा कहलाता है। वो कहाँ की है? अलवर और उदयपुर की। ये सारी हस्तकलाएं हैं, और ये हस्तकलाएं है ना राजस्थान की संस्कृति के प्राण है, ध्यान रखना, प्राण। ठीक है, याद कर लेना, नहीं तो आप प्राण अपने भी जो है खतरे में है यदि याद नहीं किया तो। क्यों? अपनी प्राणवायु क्या है? सरकारी नौकरी लेनी है, तभी तो क्लास देख रहे हो। एक भाईडो के गुरुजी थे, मतलब सरकारी नौकरी क्यों करिया करो चैनल में? भैया मेरा चैनल बना और कंटेंट भी सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, जो मुझे देखने वाले वो सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक ही है और वो तैयारी कर रहे हैं। अब मैं अटे काकड़ी टमाटर करना डूब जाऊं, कौन देगी? क्या मतलब? तो सरकारी नौकरी के लिए जब क्लासेस ले रहा हूं तो सरकारी नौकरी के लिए ही तो मोटिवेट करूंगा, है? मैं सरकारी नौकरी के लिए क्लासेस दे रहा हूं और मैं कहूं आप एसी के मिस्त्री ऐसे बने, आप कूलर के मिस्त्री ऐसे बने, क्या बात करो थे? एक भाई क्या है कि गुरुजी आप लास्ट में जो प्रश्न इसके टॉपिक के करवाते हो ना, उसमें ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर टाइप जो क्वेश्चन है वही करवाते हो, आप लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक छोड़ देते हो। तो बताओ भाई, आपके एग्जाम वस्तुनिष्ठ आधार पे होना है। अब मैं आपको यहाँ पे पाठ निबंधात्मक कैसे लिखे वो क्यों बताऊंगा? और वो बताने की आवश्यकताएं कहाँ है? पूरे आरबीएससी के अंदर अपन ये जो फैक्ट पढ़ रहे हैं वो सब कुछ ही तो इसके अंदर आ गया। अब इसी चीज को उस प्रश्न के उत्तर के रूप में बताने का क्या आशय निकला? मतलब राजस्थान में कलाकार बड़े हैं वास्तव में, एक से एक कलाकार। अरे कोई बुरा मत मानना रहे, ये चीजें प्रैक्टिकली सोचा करो थोड़ा सा। आप जब कैमरे के इधर होगे ना, इधर रख के सोचा करो कि उधर वाले के ऊपर क्या बीती, गुरुजी ये गुरुजी वो। फोगट में मिल रही हो तो लूट लो बस। के ध्यान की टाइम खोपड़ी किसके, मैं भी क्लास देनी बंद कर दूं तो ईमान से जितनी आ रही है बढ़िया आराम ढंगू ले लो, कि कोई दूजा पूरा कोर्स थान की नहीं करा रही है। कपड़े पर छपाई, कपड़े पर छपाई कैसे होगी? रंग छापेंगे, है ना, रंगाई छपाई। तो ज्यादातर इनके, क्योंकि छापने का काम होता है, छपाई में क्या छापने का काम होता है, तो ज्यादातर इनको करने वालों को क्या कह दिया जाता है? छीपा कह दिया जाता है। ठीक है ना, ये कह दिया, रंगरेज कह दिया जाता है। बढ़िया शब्द क्या है? रंगरेज। एक गीत भी है ना, रंगरेज शब्द से कोई गीत भी है। राजस्थान में छपाई के लिए बगरू जयपुर वाला, सांगानेर अकोला चित्तौड़ वाला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली, और पाली में भी होती है, पाली में बांडी नदी पूरी रंगाई छपाई के कारण बहुत प्रदूषित रहती है। बस्ती, बालोतरा में लूणी नदी बहुत प्रभावित रहती है इसके कारण। भीलवाड़ा, ये सारी चीजें रंगाई छपाई के लिए जानी जाती है। इनमें से है ना ऐसे कैसे प्रश्न बनते हैं, निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो रंगाई छपाई के लिए उपयुक्त है या इसमें काम आता है? इस तरीके से ऐसा नहीं है कि यहां लिखी हुई स्लाइड पे लिखी हुई एक एक लाइन आपके प्रश्न बनाती है। ठीक है, ये प्रसिद्ध है। अब ये रंगने की प्रक्रिया है ना, ये दे रखी है आपके ऐसे की ऐसे आरबीएससी की किताब में। अब देखना इसमें क्या दे रखा है वो देखना। इसके अंदर देखो गोबर, चलिए, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी, कोई बाकी रही हो पढ़ाना बकरी री मिंगनिया हो नहीं, एवड़ रेवड़ जुट में निशान छोड़ता जाए, तो बकरी की मेंगनी तोड़े। अब कोई मतलब गलत तरीके मत ले हो रहे, लिक्विडो यूं थे, मतलब किताब उठा दे और यूं लिक्विडो पढ़ाना पड़े, और ये तो मतलब खाद है एक तरह का। अब इसमें क्या है कि अपन मानसिकता अलग तरीके से सोचते हैं, बात अलग है। बकरी की मेंगनिया तो मतलब बहुत बढ़िया खाद होता है, ठीक है। ये और सोडे के मिश्रण से एक घोल तैयार किया जाता है। इस घोल में क्या करते हैं, कपड़े को भिगोकर सुखाया जाता है, फिर उसके सूखने के बाद उसके हरेड़ के घोल में डुबाया जाता है, उसके बाद में लकड़ी के छापों से छपाई की जाती है, ठप्पा। ठीक है, अब के गुरुजी ये कहां आएगा और आ गया तो फिर क्या करेंगे भाई? आरबीएससी पढ़ने का मतलब क्या है? एक जो चीज काम की, अब ये प्रक्रिया है ना, अब इसमें मान लो कि ये कहीं किसी लैंग्वेज में प्रश्न बना दिया तो रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देखा हुआ है तो क्या, हाँ कहीं सोडा भी आया था शब्द, कहीं हरड़ भी शब्द आया था, कहीं बकरे की मेंगनियां भी आई थी जहां सर हंसे थे,
और बताए थे कि पद चिन्ह और पद चिन्हों के साथ में ये चिन्ह भी एवड़ या रेवड़ कहीं से निकलता है तो छोड़ते हुए जाता है, ये सारी चीजें याद आ जाएगा। सिर्फ देखा क्या आपने इन्वेस्ट किया, 2 मिनट इन्वेस्ट किए, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें प्रमुख छपाई की, ये आपके दे नहीं रखी आरबीएससी में लेकिन पढ़ना जरूरी है। इसमें अजरक और मलिर प्रिंट जो है ना बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और बाड़मेर में भी स्पेशल ध्यान रखना बालोतरा, बालोतरा, ठीक है। बालोतरा के अंदर भी एक चीज याद रखोगे, मोहम्मद यासीन छिपा इन छपाई के लिए, ठीक है, इनके लिए मोहम्मद यासीन छिपा, ये मैंने कहा ना छिपा कहते हैं छपाई का काम करने के कारण, ये मोहम्मद यासीन छिपा जो है ये बहुत प्रसिद्ध ये इसका काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें कलर भी पूछे जाते हैं। कलर क्या पूछे जाते हैं कि मलिर प्रिंट, जैसे अजरक प्रिंट में कौन से कलर हैं, तो अजरक प्रिंट में है ना आपको याद ऐसे रखना है, याद रखना अनिल, ठीक है, अनिल याद रखोगे तो अ से तो अजरक, नी से नीला और ल से लाल, ठीक है। कंफ्यूजन इसमें और इसमें ही होगा। अब मलिर के अंदर जो है ना, मलिर के अंदर आता है काला और कत्थई, काला और कत्थई, तो कत्थकली, कत्थकली मलिर के अंदर क्या, कत्थकली मली, ठीक है, तो कत्थकली मली, कत्थई और काला ये मलिर के अंदर। अजरक के अंदर अनिल, अजरक अ से अजरक, फिर नीला और लाल, बस याद हो गया, ठीक है। दाबू प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। जाजम प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। गोल्डन प्रिंट कुचामन नागौर की प्रसिद्ध है। और बंदेज जिसे टाई एंड डाई कला भी कहा जाता है, हर चरित के अंदर भी उल्लेख मिलता है, यह जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज की चुंदड़ियां आती है, बंदेज के साफे आते हैं, जहां पे कलर नहीं करना होता उसको बांध दिया जाता है और फिर रंगा जाता है, फिर वो धागा हटाते हैं कि वो प्लेन रह जाता है, बाकी पे कलर चढ़ जाता है, डिजाइन बन जाती है, इसलिए इसे बंदेज या बांध नहीं कहा जाता है, टाई एंड डाई, टाई यानी कि बांधो, फिर डाई यानी कि रंगो, ठीक है, टाई एंड डाई कहा जाता है। कसीदाकारी और गोटाकारी, अच्छा कसीदाकारी मैं कहूँ ना, पहला अपन स्कूलों में पढ़ता था तो ये हस्तकला वाले कलाकार बहुत आते थे, पहले अपन पढ़ते तो बहुत आते। कसीदाकारी वाले भी मतलब ये वो लेकर आते एक चक्री सी गोल, फिर उस पर कपड़ा बांधते टाइट और फिर हाथों हाथ अपन को फूल वूल बना के दिखाते, हालांकि अपन से वापस बनते नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी ट्रेनिंग। फिर वो बताते कि ये सुई है, इसके अंदर ये धागा डालना है, ऐसे ऐसे। अब छोरियां तो छोड़ो, छोरियां तो ले भाई मेरे जड़ा जो को भाईडा छोरा हा बैठ लेता कि अरे वाह यार डिजाइन बन रही है, ले लेता, बाद में घर लड़े, घरे लड़ता जिको अलग बात, ठीक है, लपड़ा घना उतार, बचपन में भी कोई कम थोड़ी आ। तो ये कसीदाकारी, कसीदे का काम, गोटाकारी, गोटे का काम। कसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते थे, ठीक है, जैसे खरगोश का, पशुओं के कैसे, खरगोश का, हिरण का, शेर का, ये चित्र उकेरे जाते थे ज्यादातर। कपड़ों को तरह तरह से काट कर अलग कपड़ों पर सिल देना, अलग अलग डिजाइन में काट दिए फिर अलग कपड़ों पे सिल दिया, इसको कहा जाता है पेच वर्क। और ये पेच वर्क जो है साथियों शेखावाटी का बड़ा प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है पेच वर्क, तो ये भी ध्यान रखोगे आप, तो ये पेच वर्क कहलाता है, ये दे रखा है आपके आरबीएससी के अंदर, ठीक है। चलिए छठी क्लास पूरी संपूर्णता के साथ में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने जितनी 10 क्लासेस ली है, छठी कक्षा के अंदर से प्रश्न एक नहीं छूटा है, और ये इससे भी बेहतर टेस्ट सीरीज के अंदर व्याख्या के साथ में पूरा वापस अभ्यास करवाया है, एक भी चीज छोड़ी नहीं है, क्योंकि फॉर्मेलिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे मेहनत करनी है, और मेहनत मुझे मेरे लिए नहीं, मेरे पर विश्वास रखने वाले लाखों भाइयों बहनों के लिए करनी है। तो भाइयों बहनों पढ़ लो। चलिए आते हैं, चूहों के कारण प्रसिद्ध मंदिर को जाना जाता है, कौन सा मंदिर है, करनी माता का मंदिर है, देशनोक बीकानेर वाला, ठीक है साहब। यदि ब्रह्मा मंदिर पूछे तो ब्रह्मा मंदिर कहां, पुष्कर, देखो पुष्कर का तो सबसे पहला है, फिर आप याद रखोगे छिंछ बांसवाड़ा वाला भी याद रखना है, और आशोत्रा बालोत्रा वाला भी याद रखना है, 3 प्रसिद्ध है ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। श्री महावीर जी करौली है, अपने छठी कक्षा की किताब में सवाई माधोपुर दे रखा है, लेकिन सही क्या है, करौली है, ठीक है। शिव जी के मंदिर तो बहुत सारे हैं, महादेव जी तो बहुत सारा है, भोला शंभू, ठीक है। ऊंटों के देवता के रूप में, यानी कि लोक देवता से प्रश्न है ये, ऊंटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, पाबूजी महाराज को जाना जाता है, और सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को ही जाता है, और देवल चारने की गायें छुड़ाने के लिए, याद आ गया, ठीक है। लाछा गुजरी वाला तेजाजी से है, और जसनाथ जी के अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। रामदेव जी 24 वाणियां और कवि थे, और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं।
ठीक। अगला जो वन लाइनर्स टाइप प्रश्न दे रखे हैं, खाली जगह के रूप में दे रखा है, इनको मैंने वन लाइनर्स टाइप ले लिया है। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किस रंग, प्रश्न क्या है, यहां खाली जगह दे रखा था, मैंने इसको प्रश्न बदला है, किस रंग से ब्लू पॉटरी का निर्माण होता है। तो ये देखो, जिस रंग की मैंने पेन ले रखी है उसी रंग से, यानी कि यहाँ पे प्रश्न के अंदर ही उत्तर दे रखा है ब्लू, ठीक है, तो ब्लू यहां आ जाएगा। तेजा जी ने किन के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, अब किन के लिए, यानी कि गायों के लिए, गायों को बचाने के लिए, है ना। तेजा जी लाछा गुजरी की गाय बचाई थी ना, बाबू जी ने देवल चारने की, हाँ, तो ये गायों को बचाने के लिए। गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, तो गण और गौर, गण और गौर से प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है किसे, शिव और गौरा, शिव और गौरा। अब गौरा का मतलब क्या है, मैया पार्वती, तो ये गणगौर से संबंधित ये प्रश्न पीछे आपके दे ही रखे थे, बाकी तो आप प्रैक्टिस उससे कर ही लेना। और ऐसा है कि जिसको वास्तव में सिलेक्शन लेना, पढ़ना है ना व्यवस्थित रूप से, वो आरबीएससी की टेस्ट सीरीज जो है नाम मात्र का ही है, सो ज्वाइन जरूर कर लेना, बेहतरीन फायदा होने वाला है। अभी छठी कक्षा के टेस्ट सारे जुड़े हैं, फिर धीरे 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 2 से 3 महीने लगेंगे सारे टेस्ट जुड़ने में 12वीं तक के, क्योंकि लगातार बन रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, तो वो नियमित रूप से जुड़ते जाएंगे, जैसे 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 जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे अभ्यास करते रहना पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको ये सूचना आप YouTube पे भी दे दी है, तो YouTube से जो जुड़े हैं वो भी ध्यान रखें, टेलीग्राम पे पहले दी जाती है, तो वहां पे जुड़ना फायदा ही है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। बाकी टेस्ट सीरीज कहां हो रही है, जीजीडी ऐप पर हो रही है। पीडीएफ क्लासेस की सारी आपको दी जाती है, कहां, टेलीग्राम पे दी जाती है, और रजिस्ट्रेशन करके वहां पे और भी एनसीईआरटी की और फर्स्ट ग्रेड की वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज जो आवश्यकता आपको होती है, आप उसमें अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़िया मस्ती से, नियमितता, चाहे दिन की 2 घंटे की नियमितता रखो, लेकिन पढ़ो जरूर, दिन के 2 घंटे भी पढ़ोगे तो कारगर सिद्ध होगा। चलिए, अपन मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।